अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको अच्छे फंड्स या बुरे फंड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टेड रहना है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने आज न्यूज देखी होगी कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 स्कीम्स को बंद कर दिया है जो कि डेट स्कीम्स थी। तो वैसे भी मुझे ये काफी कमेंट्स आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड में इस समय क्या करना चाहिए, इसके अराउंड वीडियो बनाएं। और आज जब फ्रैंकलिन ने ऐसा किया है तो आई एम श्योर काफी लोग डर गए होंगे और ये सवाल होगा कि आपको अपने म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो इक्विटी स्कीम्स हो या डेट स्कीम्स हो, उसमें क्या करना चाहिए। आपको पैसा और लगाना चाहिए, रुकना चाहिए या निकाल लेना चाहिए, और कौन से फंड्स अभी अच्छे हैं, कौन से फंड्स अवॉइड करने चाहिए। जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज जानते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स में क्या करना चाहिए फिनोलॉजी में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में क्या हुआ और इन जनरल डेट फंड्स को लेके, अगर आपका पैसा डेट फंड में लगा है या आप लगाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके अराउंड सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, फ्रैंकलिन ने यह कहा है कि वो अपनी 6 डेट फंड स्कीम्स को बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिडम्पशंस आ रहे थे, यानी लोग अपना पैसा उस स्कीम से निकाल रहे थे। तो अब इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है तो आपने उस फंड हाउस को पैसे दिए और उस पैसे से उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ ना कुछ खरीद लिया। तो अब अगर आप रिडम्पशन मांगेंगे तो म्यूचुअल फंड हाउस को कोई ना कोई, अगर वो इक्विटी स्कीम है तो कोई शेयर बेचना पड़ेगा, कोई डेट स्कीम है तो कोई डेट इंस्ट्रूमेंट बेचना पड़ेगा। वो बेच के ही वो आपको पैसे देगी। लेकिन ऐसे मार्केट में जब लोग डरे हुए हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेगा कौन? तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन लोग तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच के पैसा मांग रहे हैं। और फ्रैंकलिन जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स उसने खरीदे हुए हैं उसे बेच नहीं पा रहा। तो बेच नहीं पा रहा तो पैसा देगा कहां से? तो उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया ताकि वो लोन लेके पैसा लौटा सके। लेकिन ऐसा वो बहुत समय तक नहीं कर सकता। कितना लोन ले लेगा? एक समय के बाद बैंक्स उसे लोन देंगे ही नहीं। और इसमें क्या होगा कि जो लोगों ने पहले रिडम्पशन करा लिया उनको तो फ्रैंकलिन वो सिक्योरिटीज बेच के पैसा दे देगा जो सिक्योरिटीज लिक्विड है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स लिक्विड है या जिनकी डिमांड है। अब डिमांड किन इंस्ट्रूमेंट्स की होगी? जिनकी क्वालिटी अच्छी है। तो ऐसे में जो लोग रिडीम कर रहे हैं यूनिट्स, उनको तो अच्छे अच्छे यूनिट्स बेच के फ्रैंकलिन ने पैसा दे दिया। और जो लोग बचे रह गए, जिन्होंने रिडम्पशन नहीं मांगा, उनके साथ क्या हुआ? एक तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट सारे बिक चुके हैं, तो जो लोग स्कीम में बने हुए हैं उनके पास बहुत बुरे एसेट्स रह जाएंगे, और जो रिडीम कर रहे हैं फ्रैंकलिन अच्छे अच्छे बेच के मजबूरी में उनको पैसे लौटा देगा। तो सब बराबर रहें, इस कारण फ्रैंकलिन ने यह डिसीजन लिया कि कोई रिडम्पशन नहीं होगा। जैसे जैसे यूनिट्स मैच्योर होते जाएंगे, जैसे आपने देखा शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा लो ड्यूरेशन फंड, तो ये इसमें से ज्यादातर यूनिट 6 महीने साल भर के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। जिन सिक्योरिटीज में फ्रैंकलिन ने इन्वेस्ट किया है उनकी मैच्योरिटी 6 महीने साल भर के आसपास होगी। तो साल भर के अंदर अंदर फ्रैंकलिन को उम्मीद है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योर हो जाएंगे और वो पैसा वो जैसे जैसे मिलता जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट 2 महीने बाद मैच्योर हुआ, कोई 4 महीने बाद हुआ, और वो पैसा वो अपने यूनिट होल्डर्स में बांटता जाएगा। ये प्लान है फ्रैंकलिन का। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर जिस कंपनी के इंस्ट्रूमेंट फ्रैंकलिन ने लिए हुए हैं वो कंपनी ही डूब गई, तो वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो ऐसे में पैसा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसीलिए अब हम आते हैं जनरल डेट फंड्स की तरफ। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, मैं हर बार कहता हूं कि मुझे बैलेंस्ड फंड्स और डेट फंड्स नहीं पसंद, एक्सेप्ट कुछ बहुत सेफ लिक्विड फंड्स को छोड़ के। इन जनरल हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स और डेट फंड्स मुझे नहीं पसंद, क्योंकि डेट फंड ज्यादा नहीं, एफडी से आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5-2% एक्स्ट्रा रिटर्न देते हैं। तो उस 1.5-2% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए मैं क्रेडिट रिस्क क्यों लूं? मैं अपना पैसा रिस्क पे क्यों लगाऊं? इससे अच्छा तो एफडी है कि 6-6.5% तो मिलेगा। मैं 8% के लिए अपना पूरा पैसा रिस्क पे लगा दूं। तो अगर मेरे को ज्यादा रिटर्न ही चाहिए होता तो मैं डेट फंड्स क्यों चूज करूं? मैं फिर इक्विटी फंड्स में जाऊंगा और एफडी से दुगना 2.5 गुना रिटर्न लेके आऊंगा। तो इसलिए मुझे ज्यादातर डेट फंड्स नहीं पसंद, एक्सेप्ट कोई 2 या 3 लिक्विड फंड्स। क्योंकि लिक्विड फंड्स अगर आपको बहुत छोटे समय के लिए पैसा रखना है, महीना भर, 15 दिन, 2 महीना, तो लिक्विड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। और 2 महीने में बहुत ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता भी नहीं है। तो इसके अलावा ऐसे ही ओवरनाइट फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जो ठीक है, लेकिन ज्यादातर 80-90% डेट फंड्स आपको अवॉइड ही करने चाहिए। पूरे भी अवॉइड कर देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि जिस पैसे पे आपको सेफ्टी चाहिए तो एफडी से ज्यादा अच्छे बड़े बैंक में एफडी करिए।
उससे ज़्यादा सेफ्टी आपको नहीं मिलेगी। और जैसा आपने देखा कि अगर कोई बड़ा बैंक डूब भी जाए तो सरकार उसे बचा लेती है। तो ऐसे में एफडी में आपका पैसा सेफ है। जिस पैसे को आपको सेफ रखना है उसको एफडी में रखिए, जिस पैसे पे आपको रिटर्न्स चाहिए उसको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। तो ये थी डेट फंड्स की बात। तो अब बात करते हैं, अगर आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आपको क्या करना है। लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आपका फंड अच्छा है तो आपको एसआईपी नहीं रोकना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण देख लीजिए। अगर आप खुद से ये सवाल पूछें कि आज से 5 साल बाद मार्केट यहां से दुगना हो जाएगा, आज 30-31 हजार के आसपास है, क्या 60,000 60,000 हो जाएगा, या आज से 5 साल बाद मार्केट यहां से आधा हो जाएगा, मतलब 15-16 हजार हो जाएगा। आपका इंट्यूटिव फीलिंग, गट फीलिंग क्या है, 5 साल में क्या मार्केट यहां से डबल होगा या आधा होगा? अगर आपको लगता है कि 5 साल में मार्केट यहां से डबल होगा, जैसा मुझे लगता है, जैसा लगभग सभी को लगता है और जो होना भी चाहिए, तो कोई रीजन नहीं है कि आप अपने म्यूचुअल फंड से निकलिए। क्योंकि हम सबको पता है कि 5 साल में हिंदुस्तान में ग्रोथ ही आएगी। इन जनरल हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छा ही करेगी। तो ऐसे में आपको नहीं निकलना है इन जनरल म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की एसेट क्लास से। इन जनरल आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना है। ये था ब्रॉड आंसर, और इसका सिंपल रीजन था कि हम सबको पता है कि 5 साल बाद भारत का स्टॉक मार्केट यहां से बहुत बेहतर स्थिति में होगा, तो आपके फंड्स और स्टॉक्स भी बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको अच्छे फंड्स या बुरे फंड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टेड रहना है। लेकिन उसके पहले एक कंफ्यूजन और दूर करते हैं। कई बार हमारे पास कई सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और जब हमारी टीम उन फंड्स को रिव्यू करती है और बोलती है कि इसमें से निकल के इसमें शिफ्ट हो जाइए, तो वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अभी तो मार्केट बहुत खराब है, एनएवी गिरा हुआ है, तो क्या अभी निकलना सही होगा, थोड़ा रुक के रिकवरी आ जाए फिर हम शिफ्ट होंगे। तो आई एम श्योर ये आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा। तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि देखिए, अगर मार्केट गिरा हुआ है तो जो आपका बुरा फंड है वो भी गिरा है, और जो अच्छा फंड है उसका एनएवी भी गिरा है। तो अगर आप रिकवरी का इंतजार करेंगे कि जब रिकवरी आ जाए तब मैं बुरे फंड से अच्छे फंड में शिफ्ट होऊंगा, तो आप ये भी देखिए कि अगर बुरे फंड का एनएवी बढ़ेगा तो अच्छे फंड का एनएवी उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो उससे बेटर है कि जब दोनों फंड्स गिरे हुए हैं तब आप अपने पैसे को शिफ्ट कर दीजिए एक बुरे फंड से एक अच्छे फंड में, ताकि जब रिकवरी आए तो आपके लिए रिकवरी फास्टर हो। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी मार्केट खराब है तो अभी क्यों निकलूं। कभी भी बुरे स्टॉक या बुरे फंड से निकलने का टाइम गलत नहीं होता। जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इक्विटी में आपको किस तरह के फंड्स अवॉइड करने हैं। मिड कैप फंड्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि इनका इन्वेस्टेबल यूनिवर्स सिर्फ 150 स्टॉक्स का है, यानी कि फंड मैनेजर को केवल 150 स्टॉक्स में से कुछ 30-40 स्टॉक्स सिलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट करना है। तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है फंड मैनेजर, बहुत ज़्यादा उसके पास ऑप्शंस नहीं है और वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट टैलेंट दिखा नहीं पाता एक मिड कैप फंड में। स्मॉल कैप फंड्स में क्या इन्वेस्टेड रहना है, थोड़ा पोर्शन ज़रूर, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल है, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप पे लोन्स और ईएमआईज नहीं है, डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपके पास सरप्लस कैपिटल है जिसे आप 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, तो थोड़ा परसेंटेज, मैं कहूँगा 20% के आसपास जो आप पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो 100 रुपये अगर आप फंड्स में लगा रहे हैं तो 20 रुपये आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, अगर वो सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं जो मैंने अभी डिस्कस की। सेक्टर फंड, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आजकल फार्मा स्टॉक्स का बहुत हाइप है, लेकिन किसी भी सेक्टर फंड से आपको दूर रहना है, क्योंकि फार्मा सेक्टर के अराउंड भी जो हाइप है वो थोड़ी ज़्यादा है। अल्टीमेटली अगर हम एग्रीगेट देखें कि क्या देश की जनसंख्या ज़्यादा दवाइयाँ खाने लगेगी एकदम से, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि दवाइयों का ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए लोग ज़्यादातर घर में हैं, तो घर में हैं, अनजान लोगों से मिल नहीं रहे, ज़्यादा बाजार नहीं जा रहे, तो सिर्फ कोरोना नहीं, लगभग हर तरह के कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के आसार कम हो जाते हैं। हर वो डिजीज़, सर्दी खांसी फ्लू, हर तरह की बीमारी जो मिलने जुलने से होती है वो होने की चांसेस कम हो गए। लोग डर्मेटोलॉजी, जो स्किन या हेयर की प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते थे, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए जो डॉक्टर्स के पास जाते थे वो नहीं जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें दवाइयों का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। वेट लॉस थेरेपीज, न्यूट्रिशन, वेलनेस थेरेपीज, उन डॉक्टर्स के पास अभी लोग कम जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं दवाइयों का कंजम्पशन देखूं तो वो भी कम ही होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगा। तो फार्मा फंड्स भी ब्लाइंडली ले लेना कि अब तो लोग खूब दवाइयाँ खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ओवरऑल ये हर सेक्टर के लिए सही है, किसी भी सेक्टोरल फंड से
प्लीज दूर रहिए। मेरी फेवरेट कैटेगरी हमेशा की तरह मल्टी कैप फंड है, तो बिल्कुल आपको अच्छे मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ पोर्शन अगर आप सेफ्टी ढूंढ रहे हैं तो लार्ज कैप फंड्स में भी निवेश करना चाहिए। अच्छे फंड्स मतलब क्या? अच्छे फंड्स मतलब जिनका रोलिंग रिटर्न बहुत कंसिस्टेंट हो, वन टाइम फिक्स्ड रिटर्न नहीं कि 2015 से 2020 में इसने 15% का रिटर्न दे दिया। आपको ये देखना है कि 2014 से 19, 2013 से 18, 2015 से 20, किसी भी 5 साल का पीरियड ले लीजिए, सिर्फ पिछले 5 साल का नहीं, किसी भी 5 साल के पीरियड में वो फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया हो तो वो एक अच्छा फंड है। उस फंड का एक्सपेंस रेशो कम हो, यानी जितनी फीस वो आपसे ले रहा है मैनेज करने की, वो फीस कम हो, ये भी ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने इस साल के लिए बेस्ट फंड्स सेलेक्ट किए थे जो अभी भी बिल्कुल वैलिड हैं। आप उन फंड्स में अभी भी निवेश कर सकते हैं अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल मैच होती है तो कौन से हैं वो बेस्ट फंड्स जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये आप पता कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अब इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि पिछले 2-3 सालों में बैंकिंग, NBFC इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फंड में आप इन्वेस्टेड हैं या जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका एक्सपोजर कहीं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बैंकिंग, NBFCs और फाइनेंशियल स्टॉक्स में तो नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में इंडेक्स में भी इसका वेटेज बढ़ा है। तो बहुत सारे फंड ने इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ऐसे में ये फंड पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड नहीं है, ये सेमी सेक्टर फंड जैसे हो गए कि 100 रुपये में से 40-50 रुपये बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स में लग गए, बाकी 50 कहीं और। तो ऐसे टाइम पे जब कंजम्पशन गिर रहा है, जब लोगों का बिजनेस बंद है, तो कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स को, कई सारे NBFC स्टॉक्स को प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपके फंड में आपको ये ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स के पीछे तो नहीं है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ ऐसे फंड्स की लिस्ट दी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स से। तो इन फंड्स को अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ये लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो समरी ये है कि डेट फंड्स से बिल्कुल दूर रहिए, बेटर है आप FD में पैसा लगाइए। मिड कैप फंड से, इंडेक्स फंड से, बैलेंस्ड फंड से बिल्कुल दूर रहिए। कुछ पैसा अगर आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग है तो स्मॉल कैप फंड्स में लगा सकते हैं। प्रेफरेबली लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स प्रेफर करिए जिनका रोलिंग रिटर्न अच्छा है, एक्सपेंस रेशो अच्छा है, जिसका फंड मैनेजर बहुत एक्सपीरियंस्ड है और जो फंड बहुत वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसने किसी एक सेक्टर में, खास करके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग SIP है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी अभी एग्जिस्टिंग SIP है तो उसे बिल्कुल चलने दीजिए। अभी वो समय है जब आपको अच्छी गिरी हुई NAV पे पहले से ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। तो SIP को बिल्कुल मत रोकिए। अगर आपके फंड्स ऐसे हैं जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है तो बिल्कुल मत रोकिए। क्या आपको SIP का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए? अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं जो आप इन्वेस्ट करके 5 साल तक भूल सकते हैं, बिल्कुल आप अपना SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। क्या अभी लम सम करने का सही समय है? मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि लमसम से बेटर है कि आप SIP करिए। अगर आपके पास लाख रुपए हैं जो आपको लमसम लगाने हैं तो आप 25-25 हज़ार करके 4 महीनों में लगाइए, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 4 से 6 महीनों के बीच में ज़रूर बांटिए। 1 या 2 महीने में सारा पैसा मत लगाइए। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट भी आ गया है, आपके पास 5-6 लाख रुपए आ गए हैं, तो 1-1 लाख अगले 5-6 महीनों में करके लगाइए। अपने इन्वेस्टमेंट को मिनिमम 4 महीनों से लेकर 6 महीने तक में बांटिए, अगर लमसम है तो भी। तो उम्मीद करता हूं आपके इन सजेशन से हेल्प हुई होगी। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।